नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू के ऑनलाइन और भव्य मंच पर। मैं हूं सत्यम। चलिए बच्चों, बात करते हैं आज के सेशन की। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं धरती कब तक घूमेगी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और साथ ही साथ जानेंगे पत्र लेखन, अपठित पद्यांश, गद्यांश, निबंध आदि को किस तरीके से परीक्षा में प्रस्तुत करना है, किस तरीके से प्रश्न जो है वहां से आ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। इसी क्रम में सबसे पहले हम बात करेंगे धरती कब तक घूमेगी कहानी के कुछ प्रश्नोत्तरों की। जैसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सीता क्या देखकर रुआसी हो गई थी। तो बेटा, सीता क्या देखकर रुआसी हुई, ये गहरी बात थी। ठीक है, जैसे ऑप्शन दिए गए हैं, सफेद ओढ़ना, बैगनी ओढ़ना, काला ओढ़ना और गुलाबी ओढ़ना। तो बेटा, हमारा जो उचित उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा काला ओढ़ना। काला ओढ़ना देखकर रुआसी क्यों हो गई थी? तो भाई उसका सीधा सा कारण ये है कि पुत्रों के द्वारा हो गई उपेक्षा। अब उपेक्षा एक वृद्ध माँ की हो जाती है, जीवन में उसे ये याद आता है कि यार कम से कम पति होता तो ये स्थिति तो ना होती, इसीलिए वो काला ओढ़ना देखकर रुआसी हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, नारायण की पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन ए है भवरी, ऑप्शन बी है पुष्पा, ऑप्शन सी है राधा, ऑप्शन डी है विमला। क्या नाम था भाई नारायण की पत्नी का नाम? तो नारायण की पत्नी का नाम था भवरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका उचित उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, सीता को किसने रसमलाई भेजी? किसने रसमलाई भेजी थी? पुष्पा ने रसमलाई भेजी थी, नारायण ने रसमलाई भेजी थी, राधा ने भेजी थी, या भवरी ने भेजी थी? तो देखो बेटा, यहां पर जो रसमलाई भेजी थी वो भेजी थी पुष्पा ने, भवरी ने रसमलाई भेजी थी। किसने? भवरी ने। और जब भवरी ने रसमलाई भेजी थी तब माँ जी किसके साथ रह रही थी? तब माँ जी जो है वो राधा के साथ थी। किसके साथ थी? राधा के साथ। तो यहां से दो प्रश्न बन सकते हैं कि पहला प्रश्न तो यही आपसे पूछ लेगा कि किसने रसमलाई भेजी, फिर दूसरा प्रश्न पूछेगा कि भवरी की लड़ाई किसके साथ हुई थी, या रसमलाई को लेकर जो है वो किससे और किसकी लड़ाई हुई थी। तो भवरी और राधा की लड़ाई होती है किस चीज को लेकर? रसमलाई को लेकर, कि तुमने भाई माँ जी को रसमलाई क्यों खिलाई जबकि माँ जी जो है वो मेरे तरफ है। ठीक है, तो ये बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, सीता के कितने बेटे थे? तो ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 4, ऑप्शन नंबर डी है 5। तो बेटा, सीता के जो बेटे थे वो 3 बेटे थे। ठीक है, और इन्हीं बेटों के कारण, जैसे पहला बेटा कौन था? कैलाश था, दूसरा बेटा कौन था? नारायण था, तीसरा बेटा था बेजू। ठीक है, तो इन्हीं बेटों ने अपनी माँ को 1-1 महीने के लिए बांट रखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, सीता के बड़े बेटे यानी कि बड़े लड़के का क्या नाम था? तो भाई बड़े लड़के का नाम था कैलाश। ठीक है, जो कि एक जो हर घर के निर्णय वो ही लिया करता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? कौन है भाई कहानीकार? तो कहानीकार है हमारे सावर दैया जी। अब यहाँ पर एक याद करने वाली है कि ये अनुवादक भी हैं। क्या है? अनुवादक। ठीक है, तो ये कहानी का अनुवाद भी इन्होंने ही किया है और कहानी को लिखा भी इन्होंने है। ठीक है, चूंकि ये मूल कहानी जो है वो राजस्थानी में है। ठीक है, लेकिन इसका अनुवाद और कहानी लेखन दोनों सावर दैया जी ने ही किया है। आपकी पूरी वर्णिका में केवल एक ही ऐसा राइटर है जिसने कहानी को लिखा भी है और अनुवाद भी किया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, धरती कब तक घूमेगी कहानी का केंद्रीय पात्र कौन सा है? तो बेटा, धरती कब तक घूमेगी कहानी का जो केंद्रीय पात्र है वह है सीता। सीता ही है जो सारी कहानी को झेलती है, अपने बच्चों की उपेक्षा को झेलती है, इस बात से दुखी हो जाती है कि उसके बच्चे जो हैं अब उसे 50-50 रुपए देंगे खाने के लिए। मतलब अब एक बूढ़ी माँ की जो सेवा है वो भी उसके बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, और इस तरीके से फिर वो आखिरी में जाके अपना घर छोड़ देती है। ठीक है, तो इस कहानी की नायिका कौन है? सीता है। केंद्रीय पात्र कौन है? सीता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे की, धरती कब तक घूमेगी कहानी किस समस्या पर आधारित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भाई धरती कब तक घूमेगी जो कहानी है वो किस समस्या पर आधारित है? तो भैया ऑप्शन ये कहता है दहेज की समस्या पर, वृद्ध अभिभावकों की उपेक्षा की समस्या पर, बहुओं की आपसी लड़ाई पर, या घर की जायदाद की समस्या पर। तो आपका जो उचित उत्तर होगा वो होगा बेटा वृद्ध अभिभावकों की समस्या पर, कि जब अभिभावक वृद्ध हो जाते हैं तो उनके ही बच्चे उनकी सेवा जो है वो कर नहीं पा रहे होते हैं। ठीक है, तो इसी बात को लेकर इस कहानी को रचा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं गद्यांश पद्यांश की। तो बेटा, गद्यांश पद्यांश के अंदर एक चीज याद रखिएगा कि 5 नंबर का आने वाला है। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण चीज क्या है कि ये सारी चीजें जिनको पढ़ना अच्छा आता है, क्या आता है, जब भी गद्यांश आप हल करें तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि जितना अच्छा पढ़ना आता है उतने अच्छे गद्यांश हल हो जाएंगे। इससे ज्यादा कुछ है नहीं गद्यांश के अंदर। ठीक है, तो चलिए कैसे करेंगे इस चीज को समझते हैं। दो तरीके हैं। पहला तो सीधा पढ़िए,
फिर प्रश्न उत्तरों पे जाइए। दूसरा तरीका है पहले प्रश्न पढ़ लीजिए फिर उत्तर ढूंढिए गद्यांश में, ऐसे में समय बचता है क्योंकि एक ही रीडिंग में दो चीज़ें हो जाती हैं। बिहार बोर्ड के अंदर जो गद्यांश आते हैं वो आबोध के स्तर पर आते हैं कि पढ़िए और उत्तर दे दीजिए, आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, ठीक है, बहुत हाई लेवल का नहीं आता है कि आपको लॉजिक या रीजनिंग इस्तेमाल करनी हो, ठीक है, तो बहुत सरल तरीके से पढ़ना है, पढ़ने के बाद इसका उत्तर देना है। चलिए, तो सबसे पहले हम प्रश्न देख लेंगे, हम दूसरे मेथड से चलेंगे जहाँ पर समय बचाया जा सकता है। तो सबसे पहले प्रश्न देखो, प्रश्न क्या है, वर्तमान में महिलाएं किस क्षेत्र में अधिक कार्यरत हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया है महिलाओं को किस क्षेत्र में आगे आना चाहिए। तीसरा प्रश्न पूछा गया है महिलाएं शरीर और स्वभाव दोनों से किस कार्य के लिए उपयुक्त होती हैं। अंतिम जो आपका चौथा प्रश्न पूछा गया वो पूछा गया है बच्चे किस कारण अकाल मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं। और तीसरा जो अंतिम प्रश्न पूछा गया वो पूछा गया महिलाओं की समस्या को कौन अच्छी तरह समझ सकता है। तो इस तरीके से आपसे 5 प्रश्न पूछे गए हैं और पढ़ पढ़ के हमें इनका उत्तर निकालना है। तो चलिए अब गद्यांश पढ़ते हैं, आ जाओ, देखो कैसे पढ़ना है। महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में अधिक कार्यरत हैं, उन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में आगे आना चाहिए। महिलाएं शरीर और स्वभाव दोनों से ही इस कार्य के लिए उपयुक्त होती हैं। हमारे देश में कई जगह महिलाएं अक्सर बीमार और कमजोर रहती हैं, उनके बच्चे भी कुपोषण के कारण अकाल मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं। महिलाओं की इस तरह की समस्याओं का समाधान महिला भली भांति कर सकती हैं। ठीक है, तो ये बात जो है वो हमने पढ़ी, पर अब एक बार पढ़ लिया, अब देखो जरा, महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में अधिक कार्यरत हैं। ये क्वेश्चन जो है वो पहला प्रश्न है जो हमसे पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि महिलाएं वर्तमान में किस क्षेत्र में अधिक कार्यरत हैं। तो भैया महिलाएं जो हैं वो किस क्षेत्र में कार्यरत हैं, वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में अधिक कार्यरत हैं, उन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में आगे आना चाहिए। ये हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर था। पूछा गया था हमसे कि महिलाओं को किस क्षेत्र में आगे आना चाहिए, तो दो प्रश्न के उत्तर तो पहली दो लाइन में मिल गए। देखो, किसी भी गद्यांश को पढ़िएगा, किसी भी पद्यांश को पढ़िएगा, उसकी पहली लाइन उसकी आखिरी लाइन कुछ ना कुछ जरूर मैसेज देती है। वो प्रश्न की दृष्टि से भी हो सकता है, वो आपको कहीं सॉल्व करने के लिए भी हो सकता है कि इस लाइन से आप किसी चीज को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर कविता है और कभी शीर्षक बनाने आ जाए तो पहली लाइन भी आप शीर्षक बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया था हमसे कि महिलाएं शरीर और स्वास्थ्य दोनों से किस कार्य के लिए उपयुक्त होती हैं। देखिए, महिलाएं शरीर और स्वभाव दोनों रूप से ही इस कार्य के लिए उपयुक्त होती हैं। किस कार्य के लिए? चिकित्सा के कार्य के लिए। अब देखो, यहाँ पर इनडायरेक्ट तरीके से आंसर दिया गया है पर आंसर है। अब देखिए, हमारे देश की कई महिलाएं अक्सर बीमार एवं कमजोर रहती हैं, उनके बच्चे भी कुपोषण के कारण अकाल मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं। किसके कारण अकाल मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं? कुपोषण के कारण। किसके कारण? कुपोषण के कारण। तो चौथे प्रश्न का उत्तर भी यही मिल गया है। ठीक है, महिलाओं की इस समस्या का समाधान महिलाएं ही भली भांति कर सकती हैं। तो भाई 5 लाइन में हमने 5 उत्तर निकाल लिए। आ जाओ, अब फटाफट लिखेंगे कैसे। तो पहले प्रश्न में क्या पूछा था हमसे, वर्तमान में महिला किस क्षेत्र में अधिक कार्यरत हैं। तो वर्तमान की जो महिलाएं वो शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया। चलो आगे बढ़ो, अगला प्रश्न क्या था, महिलाओं को किस क्षेत्र में आगे आना चाहिए। तो महिलाओं को चिकित्सा के क्षेत्र में आगे आना चाहिए। ठीक है, चलो, महिलाएं शरीर और स्वभाव से किस कार्य के लिए उपयुक्त होती हैं। तो महिला शरीर एवं स्वभाव से चिकित्सा क्षेत्र के लिए उपयुक्त होती हैं। ठीक है, तीसरे का आंसर हो गया। चलो आगे बढ़ो, अगला प्रश्न क्या है, बच्चे किस कारण अकाल मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं। महिलाओं के बीमार और कमजोर होने के कारण बच्चे, एक चीज और हो गई बेटा कि क्या होता है, बच्चे जो है यहाँ पर कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। किसका? कुपोषण का। ये चीज हमसे छूट गई है, इसको ठीक कर लेते हैं। कुपोषण, पोषण का शिकार। ठीक है, और कुपोषण का जब शिकार बन गए तो अकाल मृत्यु के कारण बन ही जाएंगे। तो इस तरीके से हमने चौथे प्रश्न का उत्तर भी निकाल लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है, महिलाओं की समस्या का समाधान कौन अच्छी तरीके से कर सकता है। तो महिलाओं की समस्या का समाधान महिलाएं ही अच्छी तरीके से कर सकती हैं। ये भी गहरी बात है। क्या कही गई है कि घायल की गति घायल जाने कीजन लागी होए, और जोहर की गति जोहर जाने कीजन जोहर होए। ठीक है, यानी कि जिसकी समस्या है वो उस समस्या को अच्छे तरीके से डील कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने गद्यांश पद्यांश को हल करना सीखा। चलिए बात करते हैं पत्र लेखन पर। अब यहाँ पर एक समस्या आपको ये आ सकती है कि सर प्रैक्टिस कैसे करें। तो प्रैक्टिस के लिए DHA या DPP अपलोड हो जाएगा, तो उसको डाउनलोड करके सॉल्व कर लीजिएगा सारी चीज़ें, चाहे आपका पत्र हो, चाहे आपका निबंध हो, चाहे गद्यांश
प्रियांशु, वहां पर बहुत प्रॉपर तरीके से आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उनको कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पत्र लेखन की बात करते हैं। तो वह माध्यम या वह विधा जिसके माध्यम से हम अपने भाव, विचार, संदेश को लिखकर किसी व्यक्ति, संस्था के सामने प्रस्तुत करते हैं या किसी व्यक्ति विस्तार को परिचित कराते हैं, वही पत्र कहलाता है। और जब इसको लिखा जाता है तब यही पत्र लेखन कहलाता है। चलिए आगे बात करते हैं, पत्र लेखन की जो विशेष गुण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो पहला गुण माना जाता है शुद्धता। अगर आप लिख रहे हैं, आपके पत्र में कम से कम वर्तनी की गलतियां तो हो ही ना, सबसे महत्वपूर्ण बात, ठीक। फिर स्पष्टता, जो बात आप कहना चाह रहे हैं पत्र में वह स्पष्ट रूप से प्रस्तुत हो। संक्षिप्तता, बहुत ज़्यादा बड़ा पत्र नहीं लिखना है, छोटा पत्र लिखिए, उसमें अपनी बात कहिए कि मुझे छुट्टी चाहिए क्योंकि मेरा घर में ये समस्या है, बहुत साधारण शब्दों में, सामने वाला चीज़ को पढ़ के समझ के, क्योंकि समय भी कम होता है एक व्यक्ति के पास। अगर आप किसी व्यक्ति को 2 पेज का पत्र लिखेंगे तो मुश्किल से मुश्किल वो 4 लाइन पढ़कर उस पूरे पत्र का कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेगा। इसलिए छोटे से छोटा पत्र लिखना है, पर इतना छोटा भी नहीं लिखना कि आप सीधा लिख रहे हैं कि छुट्टी दे दो बात खत्म, ऐसा भी नहीं लिखना है, ठीक है। संयमित, जितना उचित हो उतना लिखना है, ठीक है। चलिए, संक्षिप्त का मतलब एकदम कम लिखना नहीं होता है। सरल, भाषा जो है उसका प्रयोग सरल एवं प्रभावपूर्ण होना चाहिए। बहुत कठिन भाषा, बहुत क्लिष्ट भाषा जो है उसका प्रयोग जनरली नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई भाषा जितनी सरल होगी उतनी सहजता से आपका कार्य संभव होता है, ठीक है। चलिए, भाषा शैली, भाषा शैली जब भी पत्र लिख रहे हो, चाहे औपचारिक पत्र हो चाहे अनौपचारिक पत्र हो, बहुत मधुर होनी चाहिए। मधुर होने के साथ साथ विनम्रता पूर्वक होनी चाहिए। बिल्कुल ये बात हमेशा याद रखिएगा कि बातें जब भी करो, चाहे बात लिखो, मीठी बात करो, प्यारी बात करो और विनम्रता पूर्वक बात करो, ठीक है। कहते हैं ना कि वशीकरण एक मंत्र है, तजिए बटन कठोर, मतलब कठोर बातों को छोड़ देना चाहिए। इसी तरीके से बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं लिखना है, विनम्रता पूर्वक अपनी बातों को प्रस्तुत करना। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं औपचारिक पत्र या पत्र के प्रकार की। तो बेटा 2 प्रकार के पत्र होते हैं, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। वे पत्र जिनका प्रयोग प्रशासनिक, व्यापारिक एवं कार्यालयीन संवाद के लिए किया जाता है, सारे के सारे जो पत्र हैं वो औपचारिक पत्र कहलाते हैं। जैसे आपका कार्यालयीन पत्र हो गया, सरकारी पत्र हो गया, संपादकीय पत्र हो गया, प्रार्थना पत्र, स्कूल के लिए प्रार्थना पत्र आवेदन जो आते हैं वो सारी चीजें, ठीक है, और व्यावसायिक पत्र आदि, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं अनौपचारिक पत्र। वे पत्र जो आप अपने सगे संबंधी, मित्र, माता पिता आदि को लिखते हैं, शुभकामना संदेश, शोक संदेश, ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं वो क्या कहलाती हैं? अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पत्र के प्रारूप की। तो औपचारिक पत्र का प्रारूप क्या होगा इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम क्या बात करेंगे? सेवा में संबोधन देंगे कि भाई औपचारिक है तो किसी के साथ हम मिलेंगे जो लेंगे तो भाई उसको पहले संबोधन देंगे। संबोधन में क्या लिखेंगे? सेवा में। फिर दूसरी बात उसका पद लिखेंगे कि किस पद पर वह व्यक्ति है। जैसे स्कूल के लिए लिख रहे हैं तो प्रधानाचार्य के लिए आता है तो प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल के लिए यानी कि प्राचार्य के लिए आ रहा है तो प्राचार्य लिखेंगे। संस्था का नाम, अगर शिक्षक की संस्था है तो 100% क्या होगा? स्कूल होगा। प्रधानाचार्य या आचार्य के लिए आता है तो स्कूल होगा। संपादक के लिए आता है तो किसी न किसी समाचार पत्र का संपादक होगा, ठीक है। किसी अधिकारी के लिए आता है तो जनरली वो किसी न किसी विभाग का अधिकारी होगा तो उस विभाग का नाम यहाँ पर लिखना होता है। उसके बाद स्थान लिखना होता है। स्थान मतलब कहाँ से आपने पत्र लिखा है और किसके लिए पत्र लिखा है। जैसे मान के चलिए मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैं दिल्ली के विशेष व्यक्ति को पत्र लिखूंगा तो वो मुझे पता बताना होगा कि उस स्थान पे है, ठीक है, वही बात है। फिर यहाँ पर आप अपना विषय लिखेंगे कि भाई मेरे पत्र लिखने का कारण क्या है, मेरा विषय क्या है, मैं आपसे क्या बात कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विषय के विस्तार की। देखिए विषय तो हमने बता दिया, अब उसका विस्तार भी तो करना है। तो आगे हम दूसरा संबोधन देंगे। संबोधन के अंदर हम महोदय, महानुभाव, अगर कोई स्त्रीलिंग है अधिकारी के तौर पर तो महोदया जी लिखेंगे, ठीक है। तो वहां पर क्या करेंगे? अपने विषय का विस्तार करेंगे, अपनी बात रखेंगे, अंत में भवदीय लिखेंगे और यदि जरूरी हो, कहा गया हो कि आप सोनू शर्मा हैं तो आप सोनू शर्मा होकर नाम लिखेंगे और नहीं लिखा गया है तो बिल्कुल नाम नहीं लिखना है, ठीक है। इस तरीके से आप पत्र लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक उदाहरण से समझते हैं। अपने आर्थिक कारणों का उल्लेख करते हुए अपने प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। कैसे लिखेंगे आइए समझ लेते हैं। सेवा में प्रधानाचार्य, केंद्रीय विद्यालय, रजतपुरम, सागर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ठीक है। विषय छात्रवृत्ति हेतु प्रार्थना पत्र। इस तरीके से हम सारी चीजें मेंशन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 9वीं का अध्ययनरत, कक्षा 9वीं बी में अध्ययनरत हूँ। मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए वे विद्यालय का शुल्क का भार वहन करने में असमर्थ हैं। आप
अपनी पिछली कक्षाओं में मेरा शैक्षणिक प्रदर्शन अत्यंत उत्कृष्ट रहा है तथा खेलकूद व अन्य प्रतियोगिताओं भी मैंने अनेक पद प्राप्त किए हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करने का कष्ट करें ताकि मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। इस तरीके से आपको अपनी बात कहनी है। आपका आज्ञाकारी शिष्य, कक्षा, दिन दिनांक, ये सारी चीजें आपको बतानी है। ठीक है, तो इस तरीके से जो चीजें हैं वो आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा प्रश्न आपके सामने, आपके आसपास बड़ी गंदगी, आपके आसपास बढ़ती गंदगी का निराकरण करने की प्रार्थना हेतु नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखिए। आइए, सेवा में नगर निगम अधिकारी, तो सेवा में तो कॉमन है, लिखना ही है। नगर निगम अधिकारी, अधिकारी का हमने पद लिखा, क्या लिखा? पद। फिर सेक्टर 53 गाजियाबाद, हमने क्या बताया? स्थान बताया कि भैया हम कहाँ हैं और अधिकारी महोदय कहाँ हैं। ठीक है। विषय, आसपास के क्षेत्र में गंदगी फैली गंदगी को दूर करने हेतु बाबत या करने हेतु पत्र। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमने अपना विषय लिखा। अब देखिए आगे क्या किया, महोदय लिखकर हमने विषय का विस्तार जो है वो किया। अब देखिए कैसे किया, मैं आपका ध्यान सेक्टर 53 तथा आसपास के इलाकों में फैली गंदगी की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। यहाँ यह जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए हैं तथा गलियों में यहाँ वहाँ कूड़ा सड़ रहा है। सफाई कर्मचारी सप्ताह में एक बार भी सफाई नहीं करते तथा नगर निगम की गाड़ियां बहुत समय से दिखाई नहीं पड़ती। चारों तरफ मक्खी मच्छर तथा बदबू का साम्राज्य। यह स्थिति महामारी का कारण भी हो सकता है। अतः आपसे अनुरोध है इस विषय पर अवश्य कार्यवाही करें। तो इस तरीके से हमने अपनी बात कही, अंत में हमने धन्यवाद दिया। और भवदीय, अगर आपसे कहा जाता है, फिर कह रहा हूं, अगर आपसे कहा जाता है कि आप फला व्यक्ति हो, प्रश्न में ही आपका नाम आएगा तो आप लिखिए, और अगर नहीं आया है तो आबा सादा लिख के छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनौपचारिक पत्र की बात करते हैं। अनौपचारिक पत्र का पहले स्वरूप समझ लो कि किस तरीके से अनौपचारिक पत्र लिखा जाता है, डिजाइन किया जाता है। देखो, केवल स्वरूप पर ही आपको 1.5 नंबर मिलना है। ठीक है, ये हो रहा है आज। ठीक है, 1 सही 1/2 अंक जो है वो आपको कितना मिलना है, वही आपको मिलना है 1.5 अंक के रूप में। तो आपका फॉर्मेट सही है तो 1.5 अंक तो मिलेगा ही। ठीक है, उसके बाद की जो चीजें हैं वो आपको लिखते लिखते सीखना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, अपना पता लिखेंगे। ठीक है, जहां से आप पत्र लिख रहे हैं। फिर दिनांक लिखेंगे, किस समय लिख रहे हैं। फिर संबोधन, संबोधन में याद रखिएगा कि जैसा व्यक्ति हो वैसा संबोधन। पिता है तो पिताजी को हम प्रणाम करते हैं तो श्रद्धेय पिताजी। मित्र है तो मित्र हमारे प्रेम के पात्र होते हैं तो प्रिय मित्र। ठीक है, छोटा भाई है तो स्नेही भाई। ठीक है, इस तरीके से हमें अपना संबोधन देना है। अभिवादन देना है, अभिवादन में वही क्या, जैसा संबंध है वैसा अभिवादन देंगे। फिर उसके बाद अपनी मूल विषय पर आएंगे, अंत में संबोधन देके इसको समाप्त करेंगे। चलिए देखिए कैसे, उदाहरण से समझिए। अपने मित्र को अन्य गतिविधियों में भी सक्रिय होने की आवश्यकता और लाभों के विषय में बताते हुए पत्र लिखिए। सबसे पहले हमने अपना स्थान लिखा, क्या लिखा? राम सरोज बाग। कहाँ है भाई? मध्य प्रदेश, भोपाल में है। दिनांक, कुछ भी दिनांक हो सकती है, आज के ही दिनांक डाल दो, 22/01 और 2024। चलो आज की डेट डाल दो। अब देखो क्या है, प्रिय मित्र, मैं कुशलता पूर्वक हूँ, विश्वास है कि आप भी प्रसन्नचित्त होंगे। तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई कि तुमने 9वीं कक्षा के सभी वर्गों में वार्षिक परीक्षा विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाइयाँ। अब देखो, सबसे पहली बात बधाई दी, फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, मैं तुम्हारी कर्मठता से बहुत वाकिफ हूँ कि तुम हमेशा इधर उधर की बात में ध्यान ना देकर अध्ययन में ही लगे रहते हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि किताबी ज्ञान के साथ पाठ्य सहगामी एवं पाठ्येतर गतिविधियों में सक्रिय प्रतिभागी होना अत्यंत आवश्यक है, जैसे त्वरित भाषण, वाद विवाद प्रतियोगिता, खेल प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी, नाटक आदि। इससे हमारा न केवल शारीरिक विकास होगा बल्कि मानसिक विकास भी होगा। हमारे अंदर विभिन्न गतिविधियों से संबंधित विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक कौशल विकसित होंगे। अतः मैं आशा करता हूं कि तुम किताबी ज्ञान के साथ साथ विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में सक्रिय होकर प्रतिभागिता करोगे। माता पिता को मेरा सादर प्रणाम और संगीता को स्नेह आशीर्वाद कहना, तुम्हारा मित्र। इस तरीके से हम पत्र लिखेंगे। और हमने यहाँ पर ये देखा कि जैसा कंटेंट है, जैसी बात कही जा रही है, उसी प्रारूप के आधार पर हमने सारा कंटेंट जो है, सारी चीजें जो है वो हमने लिखी है विधिवत तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं निबंध लेखन की। तो बेटा निबंध जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, नी धन बंध, निबंध। ठीक है, और इसका अर्थ होता है नियम पूर्वक बंध करना, यानी कि बांधना। पुनः प्रश्न उठ जाएगा कि सर जी क्या बांधना, किस चीज को हम बांध रहे हैं? तो भाई यहां पर ये बात कही जा रही है कि नियम पूर्वक बांधा जाता है अपने विचारों को, यानी कि अपने विचारों को व्याकरण के नियमों के अंतर्गत बांधना, व्याकरणिक दृष्टिकोण से प्रतिपादित करना ही निबंध कहलाता है। ठीक है, अब यहां पर बेटा
विचार कई प्रकार के हो सकते हैं। आप चीज़ों को सोच सकते हैं विचार वर्णन की दृष्टि से कि मैं मेले में गया था, मैंने बढ़िया बढ़िया जो है रसगुल्ला खाया, मैंने बढ़िया बढ़िया जलेबी खाई। इस तरीके से जब आप सोचते हैं तो उसको कहते हैं विचार यात्मक या विचार या वर्णन, क्या वर्णन, ठीक है। तो इसी प्रकार से जब विचारों के अंदर हम किसी चीज़ का वर्णन करते हैं तब एक प्रकार बनता है वर्णनात्मक निबंध, ठीक है। फिर हम सोचते हैं कि यार नहीं नहीं, मेले में जाकर मैंने गलत किया, यार अच्छा किया, तो उस चीज को हम कहते हैं आलोचनात्मक निबंध, क्या आलोचनात्मक निबंध। आलोचनात्मक निबंध, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, विचारों के तथ्य अच्छा है कि बुरा है इस चीज का अवलोकन करते हैं। वर्णन में हम चीजों का सीधा वर्णन करते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ एक चीज और है, हमने विचार किया, हमने वर्णन किया, पर हमने कल्पना करी कि भाई चलो मेले में हम गए तो हमने झूला देखा, ये झूला मुझे लग रहा था जैसे बहुत सुंदर फूल खिल रहे हो झूले में, मान के चलिए कल्पना है। और जब हम इस तरीके की कल्पना करने लगते हैं तब हम उसको ही कहते हैं लालित्य निबंध, क्या कहते हैं, लालित्य निबंध, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के निबंध ही हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। वर्णन की दृष्टि से आपसे पूछा जा सकता है क्या कि देख अपने स्कूल के अंदर, विद्यालय के अंदर यदि कोई फंक्शन हुआ हो, चाहे वो 26 जनवरी का हो, 15 अगस्त का हो, शिक्षक दिवस हो या वार्षिकोत्सव है, इस तरीके से जिन चीज़ें आप देख चुके हैं उनका वर्णन आपसे पूछा जा सकता है। तो आपसे 15 अगस्त, ठीक है, वैसे जनरल नहीं आता है, ठीक है, 15 अगस्त का पूछ सकता है, 26 जनवरी का, या शिक्षक दिवस, क्या शिक्षक दिवस, ठीक है। इन सारी चीज़ों के विषय में चर्चा कर सकता है। आलोचनात्मक तरीके से आपसे कुछ चीज़ें नहीं पूछता है क्योंकि आलोचना का जो स्तर है वो हाई लेवल पे पूछा जाता है, ठीक है। तो वो हाई स्कूल मतलब 12वीं के अंदर आपको देखने को मिलेगा, हाई सेकेंडरी में देखने को मिलेगा, हाई स्कूल में नहीं मिलता है। हाँ, लालित्य निबंध जो है वो भी एक प्रकार है, पर वो भी देखने को नहीं मिलता है। मूलतः जो आपसे पूछा जाता है वो वर्णनात्मक निबंध पूछा जाता है। तो जो जो चीज़ों से आप जुड़े हुए हैं वो सारी चीज़ें आपसे यहाँ से पूछी जाएंगी। एक चीज़ और है, करंट के जो मुद्दे हैं जैसे पर्यावरण संरक्षण है वो भी आपसे पूछ लिया जाता है। उसके साथ साथ आपसे पूछा जा सकता है कोविड के दौरान क्या क्या हुआ था। तो कुछ ऐसे बर्निंग इश्यूज जो लंबे समय तक रहेंगे, ठीक है, या जिन पर लिखा जा सकता है, वो सारी चीज़ आपसे पूछी जाती है। तो ये तो था बेटा निबंध क्या है, कैसा निबंध का प्रकार होता है, क्या हमें करना है। अब चलिए बात करते हैं एक एग्जाम्पल की कि भाई निबंध लिखते कैसे हैं। तो देखिए यहाँ आपसे पूछा जाएगा सफलता ही श्रम की कुंजी है या सफलता के रहस्य, इस विषय पर निबंध लिखना है। और निबंध के लिए आपको 4 पॉइंट दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर समझो बिहार बोर्ड के अंदर वो 4 पॉइंट देता है, उसके अंदर लिखने को बोलता है। यूपी बोर्ड के अंदर क्या होता है कि सीधा सीधा आप रूपरेखा लिखेंगे और शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रूपरेखा के अंदर ही आपको पॉइंट दिए गए हैं, क्या, सफलता का रहस्य, समय का सदुपयोग, समय मैं का नहीं भाई, मैं नहीं, समय, समय का सदुपयोग, समय से लाभ, शत्रु, समय का शत्रु एवं उपसंहार। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे लिखेंगे। प्रस्तावना, नष्ट हुई संपत्ति और खोए हुए वैभव को पुनः प्राप्त करने के लिए मनुष्य अनवरत श्रम करता है। एक दिन वह आता है जब वह उसे फिर से प्राप्त करके फूला नहीं समाता। मानव खोए हुए स्वास्थ्य को भी बुद्धिमान वैद्यों की सम्मति पर चलकर पुष्टिकारक औषधि का सेवन करके तथा संयत जीवन व्यतीत करके एक बार प्राप्त कर लेता है। भूली हुई और खोई हुई प्रतिष्ठा को मनुष्य थोड़े ही समय में पुनः प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। युगों से भूले बिछड़े मिल जाते हैं, परंतु जीवन में एक क्षण एक बार चला गया फिर जीवन में वह क्षण कभी नहीं मिलते। कितने अमूल्य हैं ये क्षण, कितनी तीव्रता है इनकी गति में, जो ना आते मालूम पड़ते हैं और ना जाते मालूम चलते हैं। परंतु अब देखो यहाँ पर हमने पहला पॉइंट क्या लिखा था, सारी चीजें जो है वो हमने अपनी प्रस्तावना के अंदर बता दी कि भाई समय का क्या महत्व होता है, समय क्या चीज है कि एक बार आ गया तो आ गया और चला गया तो चला गया। अब हम बात करेंगे सफलता के रहस्य की। किस बात की, सफलता के रहस्य की। जो हमारा दूसरा पॉइंट था क्या था, समय मनुष्य की ना तो प्रतीक्षा करता है और ना ही परवाह करता है। रेलगाड़ी यात्रियों की प्रतीक्षा नहीं करती, उसमें कोई बैठे या ना बैठे उसे अपने समय पर आना है और चले जाना है। जो लोग भीड़ को चीरते हुए आलस्य को छोड़कर छलांग मारते हुए उसमें बैठ जाते हैं वे अपने गंतव्य स्थान पर समय से पहुंच जाते हैं। ठीक यही बात समय की रेलगाड़ी के साथ है। जीवन में सफलता भी उन्हीं पुरुष सिंहों को प्राप्त होती है। पुरुष सिंह मतलब पुरुष रूपी सह, जिनका सामर्थ्य जो है वो सह के समान है। चलिए, जो अपने एक क्षण का अपव्यय नहीं करते अपितु अधिक से अधिक उसका उपयोग करते हैं। यही कारण है कि संसार का महान से महान और कठिन से कठिन कार्य भी उनके लिए सुलभ हो जाता है। तो हमने यहाँ पर ये चीज बताई कि सफलता का रहस्य ये है समय का सदुपयोग, और इसी समय के सदुपयोग से कठिन और हार्ड से हार्ड काम जो है वो सरल हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए, इस विषय पर भी हमें लिखना है, जो कि हमारा तीसरा पॉइंट है। आइए, जीवन की सफलता का रहस्य समय के सदुपयोग में ही निहित है। समय की उपयोगिता साधारण से साधारण व्यक्ति को महान बना देती है। आज तक जितने भी महापुरुष हुए हैं उनके जीवन में सफलता का रहस्य एकमात्र समय के अमूल्य क्षणों का सदुपयोग ही रहा है। बड़े से बड़े संकटों, भयानक से भयानक संघर्षों में भी वे सदैव विजयी रहे हैं। समय का सदुपयोग करने से मनुष्य की व्यक्तिगत उन्नति होती है। जिस काम के लिए वे समय निश्चित है वो हो उस समय वह काम अवश्य कर लेना चाहिए। तभी मनुष्य जीवन में उन्नति कर पाता है। विदेशों में समय का मूल्य बहुत समझा जाता है। देश और समाज के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य हैं। हमें अपना कुछ समय उनकी सेवा में भी लगाना चाहिए, जिससे देश और समाज की उन्नति हो सके। तो यहाँ पर हमने यही बताया है कि भाई समय का सदुपयोग यदि करोगे तो आप भी जीवन में ग्रो करोगे, आगे बढ़ती जाएंगी चीज़ें। पर समय का दुरुपयोग करोगे तो फिर चीज़ें अच्छे ढंग से नहीं हो पाती। चलिए आगे बात करते हैं, समय का शत्रु। अब ये क्या है? आलस्य समय का शत्रु। ये गहरी बात है। आलसी मनुष्य जीवन में उन्नति नहीं करता। उसके जीवन के अधिकांश क्षण सुस्ती, सोने और वाद विवाद में ही व्यतीत हो जाते हैं। ऐसा मनुष्य ना तो छात्रावस्था में विद्या उपार्जन ही कर सकता है और ना ही युवावस्था में गृहस्थी का भार वहन कर सकता है। उपसंहार, ठीक है। अब आ जाओ उपसंहार पे, कैसे हमें एंड करना है। एंडिंग जो होता है वो आपका उपसंहार होता है, ठीक है। चलिए, हमें अपने दैनिक कार्यक्रमों में राष्ट्र सेवा, जाति सेवा और समाज सेवा का अवसर भी निकालना चाहिए। स्वार्थ सिद्धि ही मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य नहीं है। इस जीवन में जितने शुभ कार्य हो सकें उतना ही यह जीवन सफल है। मानव जीवन की देश की संपत्ति, अतः देश जो अपना समय व्यतीत करता है वह धन्य है। मनुष्य का परम कर्तव्य यह है कि वह अपने समय का सदुपयोग करते हुए अपने समाज, अपने देश और मानव जाति का कल्याण करे। तो बेटा इस तरीके से आपको निबंध लिखना है। ये एग्जाम्पल था। प्रैक्टिस जो है वो आपको डीपीपी के अंदर करना है, प्रैक्टिस शीट के अंदर करना है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। महत्वपूर्ण निबंध की बात करें कि कौन कौन से आ सकते हैं, तो पर्यावरण संरक्षण है, आतंकवाद है, कारण निवारण है, जनसंख्या लाभ और हानि है, नारी सशक्तिकरण, वृक्षारोपण, स्वच्छ भारत है, व्यायाम के लाभ, व्यायाम के लाभ, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और है, आपसे होली का निबंध या किसी त्योहार का निबंध आपसे पूछा जा सकता है। उसके साथ साथ शिक्षक दिवस का निबंध पूछा जा सकता है, अपने प्रिय विद्यालय का निबंध पूछा जा सकता है। ये कुछ चीजें जो है वो पूछी जा सकती हैं। चलिए आगे बात करते हैं और बात करते हैं संवाद लेखन की। तो बेटा संवाद का जो शाब्दिक अर्थ है वो है सम्यक वाक, अर्थात उचित एवं सटीक बोलना। अब जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तब वह संवाद कहलाता है और उनके वार्तालाप को लिखना ही संवाद लेखन कहलाता है। ये कोई बहुत नई चीज नहीं है। हम बहुत लंबे समय से इस चीज से जूझते आ रहे हैं, इस चीज को समझते पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि लगातार हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं चीजों को, तो चल ही रहा है क्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे क्या होने वाला है। तो संवाद लेखन के गुण क्या हैं उन पर चर्चा करते हैं। संवाद लेखन का प्रमुख गुण है जो है वो है संवाद आकर्षक एवं सुंदर तरीके से प्रस्तुत होना चाहिए। संवाद में सटीक भाषा शैली का प्रयोग किया जाना चाहिए। देखो भाषा शैली इस तरीके से होनी चाहिए जब आप प्रयोग करते हैं कि वो समझ में आए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, सामने वाला क्या कह रहा है, दोनों की बातों का स्पष्ट अर्थ निकले जब आप संवाद लेखन लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको अंक प्राप्त होंगे, ठीक है। दूसरी बात क्या है, संवाद में पात्रों के अनुकूल भाषा होनी चाहिए। ऐसा नहीं होनी चाहिए कि दो विद्यार्थी आपस में बात कर रहे हैं और एक कह रहा है कि अरे यार वो क्या है कि हम जो है ना सोच रहे हैं कि विदेश चले जाएं, ठीक है। तो इस तरीके से जो पात्र है और जो पात्र का कंटेक्स्ट चल रहा है, यानी कि जो विषय चल रहा है, जो प्रसंग चल रहा है, उसी पर दोनों की बातचीत होनी चाहिए, हटकर कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। संवाद का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। आपको प्रश्न में ही दिया जाता है कि दो व्यक्तियों के बीच में संवाद स्थापित करना है, तो उसका उद्देश्य क्या है वो निश्चित होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, संवाद में स्थिति परिस्थिति के अनुसार व्यंग्य का समावेश भी होना चाहिए। संवाद के अंत में सभी पात्रों का वार्तालाप पूर्ण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सभी का वार्तालाप पूर्ण होना चाहिए। फिर आगे क्या है, संवाद के पहले पात्र का नाम होना चाहिए। यदि आप संवाद लिख रहे हैं तो ऐसे उदाहरण के तौर पर यहाँ आप नाम लिखेंगे, उसके बाद सारी बातें लिखेंगे। दूसरी बात क्या है, संवाद बोलते समय वक्ता के भावों को कोष्टक में अलग से लिखा जाना चाहिए। जैसे राम खुशी में हम मंदिर जाएंगे, तो भैया आज राम मंदिर जी पहुंच गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने अपनी बात को कर्ता के रूप में बताया, पात्र के रूप में बताया, उसके बाद उसके भाव को भी कोष्टक के अंदर लिखा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए संवाद लेखन के उदाहरण के विषय में, रोगी और वैद्य का संवाद जो है वो हम लिखेंगे। तो रोगी जो है वो अस्पताल में प्रवेश करते हुए, यानी कि औषधालय में प्रवेश करते हुए कह रहा है वैद्य जी नमस्कार। अब वैद्य जी कह रहे हैं नमस्कार, आइए पधारिए, कहिए क्या हाल है। रोगी कह रहा है पहले से बहुत अच्छा है, बुखार उतर गया है, केवल खांसी रह गई है। वैद्य घबराइए नहीं, खांसी भी दूर हो जाएगी, आज दूसरी दवा देता हूं, आप जल्दी अच्छे हो जाइएगा। रोगी आप ठीक कहते हैं, शरीर दुबला हो गया है, चला भी नहीं गया और बिछावन बिस्तर पर
पड़े पड़े तंग आ गया हूँ। वैद्य, चिंता की कोई बात नहीं, सुख दुख में लगे रहते हैं, कुछ दिन सुख दुख लगे रहते हैं, कुछ दिन और आराम कीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो वैद्य जी जो हैं हर रोगी की तरह इनको भी क्या कह रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, उम्मीद जगा रहे हैं, कह रहे ये सब होता रहता है, बस रेस्ट कीजिए, ठीक हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरी बात क्या कह रहे हैं, कृपया रोगी से कह रहे हैं कि कृपया खाने को बताएं। रोगी ये कह रहा है कृपया खाने को बताएं। अब तो थोड़ी थोड़ी भूख भी लगती है। वैद्य जी कह रहे हैं फल खूब खाइएगा, जरा खट्टे फलों से परहेज रखिए, इनसे खांसी बढ़ जाती है। दूध खिचड़ी और मूंग दाल आप खा सकते हैं। रोगी, बहुत अच्छा, आजकल गर्मी का मौसम है, प्यास बहुत लगती है, क्या शरबत पी सकता हूँ? वैद्य जी, शरबत के स्थान पर दूध अच्छा रहेगा, पानी भी आपको अधिक पीना चाहिए। रोगी, अच्छा धन्यवाद, कल फिर आऊंगा। वैद्य जी कह रहे हैं धन्यवाद। ठीक है, तो ये चीज जो है वो यहाँ पर संपन्न होती है। संवाद आप समझ पाए क्या? संवाद सामान्य सी चीज से शुरू हुआ और एंड में क्लियर हो गया। रोगी भी क्या कह रहा है, धन्यवाद, ये सारी चीजें हो गई हैं, मैं कल फिर आऊंगा। और वैद्य जी भी कह रहे हैं नमस्कार। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों चीजें, संवाद शुरुआत होती है, रोगी डॉक्टर, रोगी वैद्य का क्रम चलता है, दोनों क्रम में चल रहे हैं। भाषा जो है दोनों की कैसी है, एक अपनी बात को पूरे अच्छे तरीके से कह रहा है, दूसरी बात का उत्तर जो है वो दूसरा पात्र दे रहा है। ठीक है, उसके बाद दोनों संवाद जो है वो एंड हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और संवाद है, वो संवाद जो है वो किस चीज का है, सब्जी वाले का और ग्राहक का वार्तालाप। इन जनरल नहीं आता है पर इंटरेस्ट कैसे आएगा, तो थोड़ा बहुत चीजें जो है वो सीख लेना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है संवाद में, इस देखिए, सब्जी वाले और ग्राहक का संवाद। ग्राहक, ये मटर कैसे दिए भाई? सब्जी वाला कह रहा है ले लो बाबूजी, बहुत अच्छे मटर हैं, एकदम ताजा। ग्राहक, भाव तो बताओ। सब्जी वाला, बेचे तो 15 रुपए किलो हैं, पर आप 12 रुपए के ले लीजिए। ग्राहक, बहुत महंगे हैं भाई। सब्जी वाला, क्या बताएं बाबूजी, मंडी में सब्जी के भाव आसमान छू रहे हैं। ग्राहक, फिर कुछ तो काम करो। ठीक है, सब्जी वाला, आप 1 रुपया कम दे देना बाबूजी, कहिए कितने तोल दूं? ग्राहक, 1 किलो टमाटर दे दो और 1 किलो आलू। सब्जी वाला, टमाटर भी ले जाइए, सॉरी 1 किलो मटर दे दो और 1 किलो आलू भी दे दो। सब्जी वाला, टमाटर भी ले जाइए साहब, बहुत सस्ते हैं। ग्राहक, कैसे दिए? सब्जी वाला, 5 रुपए किलो दे रहा हूँ। माल लुटा दिया बाबूजी। अब यहाँ पर सब्जी वाला क्या कर रहा है, बेचने का अपनी कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है, बेचने की, कि भैया 5 रुपए किलो दे रहा हूँ, मतलब माल तो मैं लुटा ही ना हूँ, ऐसे ही दे रहा हूँ, बहुत सस्ता दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, ग्राहक, अच्छा दे दो आधा किलो टमाटर, और 2 नींबू भी डाल देना। सब्जी वाला, यह लो बाबूजी, धनिया और हरी मिर्च भी रख दी। ग्राहक, कितने पैसे हुए? सब्जी वाला, सिर्फ 21 रुपए। ग्राहक, ये लो। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि संवाद जो है उस तरीके से पूर्ण हो रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं अगले सेशन की। बेटा मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बने रहिए PW परिवार के साथ। धन्यवाद।